हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जिसमें हम लोग क्लैट और एलेट को फोकस करते हुए 2025 कुछ साइंस एंड डिफेंस के पैसेजेस आपके सामने लेकर आए हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं बेटा, ऑल दीज पैसेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और वी आर नॉट गॉड्स, तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, बट बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो एक ट्रेंड हम लोगों ने एनालाइज करके निकाला है, उसके एनालिसिस से हम लोगों को काफी हद तक यही लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर फंस सकते हैं। और 5 पैसेजेस आपके पास साइंस एंड डिफेंस के मैं यहाँ पर कवर करूंगा। और क्लैट की तरह नहीं है कि यहाँ पर मैं एक पैसेज में 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। नहीं, मैं यहाँ पर पैसेजेस को पूरी तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें केवल एक दो क्वेश्चन नहीं, एक पैसेज से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए आपका इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पैसेज अगर आप देख रहे हैं बेटा अपनी स्क्रीन पर, तो आप लोगों को यहाँ पर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजा के बारे में कुछ दिख रहा होगा, है ना। अगर हम अल नाजा के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये अल नाजा इंडिया और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। यहाँ पर 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अल नाजा का 5th एडिशन था जो यहाँ पर हुआ इस समय, तो इसलिए इसको अल नाजा 5 आप लोगों ने बोल दिया। अब ये हुआ कहाँ पर है? ये पूरी पूरी एक्सरसाइज रापकूट में हुई है, रापकूट ट्रेनिंग एरिया। और ये ट्रेनिंग एरिया है किधर? ये ओमान में है। तो ये एक्सरसाइज ओमान में हुई है। ये एक्सरसाइज बेटा बाइनियल है। बाइनियल का मतलब होता है ऐसी एक्सरसाइज जो 2 साल में एक बार हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बाइनियल है। और 13 सितंबर को जो है ये ड्रिल शुरू हुई थी, 26 सितंबर तक ये ड्रिल चली थी। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं, अच्छे से एक्सटेंसिवली कवर कर लेते हैं ओमान एक्सरसाइज को, सॉरी अल नाजा एक्सरसाइज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज अटेंडेड द एक्सरसाइज अल नाजा। अल नाजा एक्सरसाइज को इसमें से कौन से डिग्निटरी ने अटेंड किया? आपको बता दूं, अल नाजा एक्सरसाइज में या किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में हम लोग यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, हम लोग यहाँ पर किसी भी हेड ऑफ गवर्नमेंट को नहीं देखते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट आपको कभी नहीं दिखेंगे। तो अल नाजा एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो गए, वो इंडियन एम्बेसडर टू ओमान गए। अमित नारंग इस समय ओमान में जो इंडियन एम्बेसी है ये वहां पर रहते हैं, तो मतलब ये इंडियन एम्बेसडर है ओमान को। तो अमित नारंग जी इस एक्सरसाइज में गए, तो उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इंडियन, सॉरी मतलब इंडिया की तरफ से वो इस एक्सरसाइज में थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज अल नाजा कंडक्टेड। वैसे तो आप लोगों को पैराग्राफ में आंसर दिख रहा होगा, बट बेटा मैं पहले ही बता दूं, क्लैट में पैराग्राफ में आंसर नहीं होते हैं। वो पैराग्राफ केवल एक कंटेक्स्ट बनाने के लिए होता है, तो प्लीज वहां पर ना बहुत ज्यादा सोच के मत चलना कि मुझे पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा। तो ये 5th एडिशन जो है अल नाजा एक्सरसाइज का, ये रापकूट ट्रेनिंग एरिया में हुआ, जो कि सालाला में है। सालाला एरिया जो ओमान में है, तो ओमान के सालाला एरिया में रापकूट ट्रेनिंग एरिया, यहाँ पर इंडिया और ओमान के बीच की मिलिट्रीज के, मतलब इंडिया और ओमान की मिलिट्री के बीच ये एक्सरसाइज हुई। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अल नाजा एक्सरसाइज कैसे कंडक्ट की जाती है? एनुअली कंडक्ट की जाती है, मतलब साल में एक बार होती है। बाइनियली कंडक्ट की जाती है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। ट्राइनियली होती है, मतलब या 3 साल में एक बार, या फिर 4 साल में एक बार। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक्सरसाइज बाइनियली कंडक्ट होती है। उसके बाद ये बोल रहा है कि विच इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज अल नाजा। इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में कौन गया था, मतलब कौन सी इंडियन कंटिजेंट इस एक्सरसाइज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी? आपके पास ऑप्शंस में है इन्फेंट्री रेजिमेंट, दूसरा है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, तीसरा है आर्टिलरी रेजिमेंट, या फिर चौथा है एयर डिफेंस रेजिमेंट। देखो इसमें आंसर बेटा यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप यहां पर देख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अल नाजा एक्सरसाइज का सर प्राइमरी एम क्या है? भाई क्या, किस लिए अल नाजा एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होती है? व्हाट इज द प्राइमरी एम? बेटा प्राइमरी एम यहाँ पर केवल एक ही है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को चलाना। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को चलाना, जो कि इंडिया और ओमान के बीच में है। अगर आप ओमान को एक बार मैप में देखें, तो जरूर मैं आप लोगों को ओमान दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता दूं। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, मैं ओमान का मैप आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये बेटा स्क्रीन आपको दिख रही होगी मेरी,
एक बार इंडिया और ओमान का मैप अगर आप देख लें तो इंडिया से ओमान कितना दूर है। और ओमान को अगर मैं अच्छे से आप लोगों के सामने एक बार दिखाऊं, तो एक चीज तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे ओमान के लिए, कि पहली बात तो डेजर्ट कंट्री है पूरी की पूरी। मतलब डेजर्ट कंट्री पूरी की पूरी तो नहीं है, बट काफी हद तक डेजर्ट में आती है। अगर हम ओमान को थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लें, तो एक अच्छा सा मैप आपके सामने आ जाएगा। दिस इज ओमान। अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो ये यहाँ पर ये इंडिया है, और इंडिया से बिल्कुल सीधा अगर आप अरेबियन सी में देखेंगे तो दिस इज ओमान। ओमान जिसकी कैपिटल मस्कट है। मस्कट के आसपास का एरिया तो डेजर्ट नहीं है चलिए, बट ओमान का काफी हद तक ये वाला पोर्शन जो है ये डेजर्ट एरिया में आता है। ये पूरा पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डेजर्ट एरिया में आता है। तो ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस भी डेजर्ट एरिया में ही चलाते हैं, क्योंकि पूरा की पूरा ओमान डेजर्ट एरिया है। तो इसलिए मतलब ज्यादातर ओमान डेजर्ट एरिया है, तो इसलिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो चलिए चल ही रहे हैं यहाँ पर, वो तो हमको समझ में आ ही रहा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना भी चाह रहा था वो है, एक बार ओमान के मैप को अगर आप देख लें तो हो सकता है कि वो ओमान के आसपास की कंट्रीज भी आप लोगों से पूछ ले। चलिए, तो वो बोल रहा है कि इस पूरे की पूरी एक्सरसाइज अल नाजा का फोकस एरिया क्या था। देखो क्वेश्चन आ गया ना फोकस एरिया के ऊपर। फोकस एरिया क्या था? फोकस एरिया बेटा डेजर्ट वॉरफेयर है। फोकस एरिया हमेशा इस एक्सरसाइज का डेजर्ट वॉरफेयर भी रहता है। और जब 2 साल के बाद ये एक्सरसाइज इंडिया में होगी ना, क्योंकि यहाँ पर बाइनियल एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक एक बार यहाँ पर कंट्री चेंज होती है। जैसे अभी कंट्री जो है वो ओमान है, ओमान का रापकूट एरिया है। हो सकता है कि इस बार मतलब जो 2026 में जब ये एक्सरसाइज दोबारा हो और इंडिया में हो, तो इंडिया के राजस्थान एरिया में आप लोगों को ये एक्सरसाइज होती हुई दिखेगी, क्योंकि फोकस एरिया अलनाजा का हमेशा से डेजर्ट वॉरफेयर ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सर इसमें से ऐसी कौन सी एक्सरसाइज नहीं है, कौन सी ऐसी बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है जो इंडिया और ओमान के बीच में नहीं होती। देखो यार, हम लोगों ने ना ये पिछली बार भी जब मैं क्वाड समिट अपना पढ़ा रहा था आपको किसी एक वीडियो में, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, एक बार उसको देख लेना। इंटरनेशनल वीडियो में मैंने क्वाड समिट को कवर किया था, और उस क्वाड समिट को जब मैं कवर कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि क्वाड कंट्रीज के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, दैट इज मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज तो क्वाड की एक्सरसाइज है। इसमें मतलब इंडिया, जापान, अमेरिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, इनकी नेवीज आपको देखने को मिलती है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी नहीं है, ये नेवल एक्सरसाइज है। तो जाहिर सी बात है वो पूछ रहा है कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच की बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है। तो यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज इंडिया ओमान के बीच की बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है। चलिए, उसके बाद वो बोल रहा है कि सर इसमें इसमें कौन से साल, लाइक अल नाजा एक्सरसाइज सबसे पहले कौन से साल की गई थी। अल नाजा एक्सरसाइज इंडिया ओमान के बीच में 2015 में शुरू हुई थी बेटा। और कौन सी कंट्री में इस एक्सरसाइज का लास्ट एडिशन हुआ था? देखो यार, अभी क्योंकि ये वाला एडिशन ओमान में हो रहा है, इसका मतलब लास्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का इंडिया में हुआ था। बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है, बदल बदल के। जैसे पिछली बार 2022 में आपने इसको देखा था इंडिया में, तो 2024 में ये एक्सरसाइज ओमान में हुई। 2026 में फिर ये एक्सरसाइज इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं आपके खत्म। सेकंड पैसेज की तरफ चलते हैं। सेकंड पैसेज अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने ना कुछ डेट्स वगैरह जो है वो रिलीज करी थी। और इन्होंने रेडियो पर, मतलब आकाशवाणी पर, ऑल इंडिया रेडियो पर ये कुछ डेट्स वगैरह आप लोगों को बताई। डेट्स किसकी सर? अपकमिंग स्पेस मिशन की। इस अपकमिंग स्पेस मिशन में एक तो यार हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मिशन जो है वो तो गगनयान है। सॉरी, ये वाला स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दिया है। एक जो एक्सपेक्टेड मिशन हम लोगों का यहाँ पर है वो तो गगनयान है, जिसका हर भारतीय जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गगनयान के साथ साथ इसरो के चेयरमैन ने हम लोगों को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी बताया। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी इन्होंने बताया कि हम इंडिया जो है वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है। जैसे कि हमको पता है चाइना का खुद का एक स्पेस स्टेशन अब एक्टिव भी हो गया है, जिसको ये लोग तियानगोंग कह रहे हैं। तो तियानगोंग की तरह ही इंडिया अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है, जिसको इसने भारतीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा इसका नाम। 2028 में उन्होंने बोला बनना शुरू हो जाएगा, और 2035 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो कुछ ऐसी डेट्स वगैरह ना इन्होंने रिलीज करी है ऑल इंडिया रेडियो पर। इसके साथ साथ सर ने ना वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में भी बताया लोगों को। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम लोग VOM कहते हैं, सर ने यहाँ पर वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में भी बताया कि बहुत ही जल्द जो इसरो है ये वीनस ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च करने वाला है। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में बेटा मैं आपको बता दूं तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च होगा, जिसमें वीनस के चारों तरफ ये मिशन घूमेगा। इसकी भी डेट सर ने 29 ऑफ मार्च 2028 के आसपास बताई।
ये वाला मिशन भी हम लोगों का 2028 में ही लॉन्च होगा, 29 मार्च के आसपास इन्होंने बताई। और अगर हम लोग गगनयान की बात करते हैं, क्योंकि गगनयान काफी देर से हम लोगों का जो है वो डिले होता ही जा रहा है, तो जो गगनयान मिशन है जिसमें हम लोग अपने पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे स्पेस में, गगनयान मिशन भी 2026 के आसपास अब लॉन्च होगा, ऐसा इसरो के चेयरमैन ने बोला। तो गगनयान मिशन की भी एक्सपेक्टेड डेट आप यहाँ पर देख लीजिए, 2026 बताई है इन्होंने। इसके साथ साथ देखिए, एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है नासा के स्पेस ट्रेवलर्स को, शायद ये आप लोगों को ना पता हो, ठीक है। कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है सोवियत यूनियन के स्पेस ट्रेवलर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा। कॉस्मोनॉट कहा जाता है सोवियत यूनियन या रशिया के स्पेस ट्रेवलर्स को। तो राकेश शर्मा जी जो इंडिया की तरफ से पहली बार स्पेस में गए थे, वो एस्ट्रोनॉट नहीं थे, वो कॉस्मोनॉट थे। तो इंडिया ने ना अपने वाले स्पेस ट्रेवलर्स का भी नाम यहाँ पे सजेस्ट किया, हमने बोला भाई हमारे स्पेस ट्रेवलर्स को दुनिया गगन यात्री के नाम से जानेगी। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इन्होंने चंद्रयान 4 के बारे में भी लोगों को बताया। चंद्रयान 4 मिशन इन्होंने बताया, और इस बार चंद्रयान 4 का जो एक्सपेक्टेड डेट है, सर ने वो भी लोगों के सामने रखी कि सर देखिए, चंद्रयान 4 है वो हम ना तो केवल लॉन्च करेंगे, चंद्रयान 4 ना तो केवल लैंड होगा, बट ये इस बार जो है ये चांद की मिट्टी भी उठाकर वापस आएगा, तो मतलब गजब होगा इस बार। तो आइए बात करते हैं, वो बोल रहा है व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? चंद्रयान 4 का प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू रिटर्न द लूनर सैंपल्स टू अर्थ। क्योंकि चंद्रयान 3 तो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, 23 अगस्त 2023 लैंड करवा दिया था, और जहां पर लैंड हुआ था चंद्रयान 3 उसको आज आप शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। तो लैंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। नाउ व्हाट वी आर एमिंग फॉर कि लैंड भी हो जाए और प्लस हम कुछ लूनर सैंपल्स को उठा के वापस अर्थ भी ले आए। तो why is the southern polar region of the moon of like is of particular interest to the scientist? पहली बात तो यार, मून का सदर्न पोलर रीजन ना हमको अर्थ से दिखता नहीं है, क्योंकि मून की दो साइड है, नियर साइड और फार साइड। तो ये फार साइड का रीजन है, और यहाँ पर बर्फ, मतलब साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर फ्रोजन फॉर्मेट में आइस या वाटर आप लोगों को, मतलब वाटर आइस यहाँ पर आप लोगों को फ्रोजन फॉर्मेट में मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कल को हम लोग चांद पे रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो इट इज द ओनली रीजन विद वाटर एंड आइस, और ये भी एक्सपेक्टेड है यार, मैं ये भी आपको बता दूं, दिस इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रीजन है ये, यहाँ पर वाटर आइस हो सकती है। उसके बाद वो बोल रहा है कि विच कंट्री सक्सेसफुली रिटर्न्ड द लूनर सैंपल्स इन 2020। किस कंट्री ने यहाँ पर जो लूनर सैंपल्स है चांद के, वो 2020 में वो लेकर आई थी। आपको बता दूं ये काम चाइना भी कर चुका है अब, चाइना भी ये काम कर चुका है, 2020 में चाइना ने ये काम किया था। एंड व्हाट इज अ प्राइमरी गोल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग भी एक स्पेस स्टेशन डेवलप करने की सोच रहे हैं। 2028 में इसरो के चेयरमैन ने बोला हमारा पहला मॉड्यूल हम लॉन्च कर देंगे। पहला मॉड्यूल, देखो यहां से पार्ट्स तो लेके जाने पड़ेंगे ना आपको, ऊपर जाके असेंबल करोगे। तो पहला मॉड्यूल 2028 में हम लॉन्च कर देंगे, 2035 तक सर हमारा स्पेस स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो क्यों बनाना चाह रहे हैं हम लोग ये स्पेस स्टेशन? टू कंडक्ट ह्यूमन, कहते हैं टू कंडक्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। यार वो तो हम बैठे भी कर सकते हैं ना, हमारी हमारी कंट्री में बैठ के भी कर सकते हैं, उसके लिए स्पेस स्टेशन की क्या जरूरत है? टू स्टडी द अर्थ एटमॉस्फेयर, नहीं यार, उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट्स है। टू एक्सप्लोर द मार्स, सर उसके लिए हम लोग सैटेलाइट भेजेंगे ना, स्पेस स्टेशन की क्या जरूरत है? फोर्थ ऑप्शन, टू बिल्ड इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन। हाँ भाई ये हो सकता है, टू बिल्ड इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन। और मुझे लगता है जब भी कोई इंटरस्टेलर मिशन हम लोग भेजेंगे ना, तो इंटरस्टेलर मिशन को जो सपोर्ट मिलेगा वो अर्थ की बजाय, अगर हम सपोर्ट मतलब इंटरस्टेलर मिशन को सपोर्ट, अगर हम आईएसएस की तरह, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह, अगर हम भारतीय स्पेस स्टेशन के साथ या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की मदद से अगर हम इंटरस्टेलर मिशन को सपोर्ट कर सके तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, व्हेन वी आर प्लानिंग टू लॉन्च द फर्स्ट पार्ट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बोला 2028 में लॉन्च करने की तैयारी हमारी है। फिर अब आते हैं कि व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ वीनस ऑर्बिटर मिशन। सर ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में भी लोगों को बताया। देखो यार सिंपल सी बात है, इसका प्राइम एम है टू ऑर्बिट द वीनस, वीनस के चारों तरफ घूमना और वीनस के एटमॉस्फेयर प्लस सरफेस से रिलेटेड चीजों को यहाँ पर स्टडी करना। और वीनस ऑर्बिटर मिशन में हम लोग बहुत सारे पेलोड्स लगाकर भेजने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर आपको मेरे पेलोड्स के भी दिखेंगे। अच्छा, वीनस ऑर्बिटर मिशन की स्केड्यूल डेट क्या है लॉन्च करने की? 29 मार्च 2028, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। वीनस ऑर्बिटर मिशन की एक्सपेक्टेड डेट है। और कितने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आप वीनस ऑर्बिटर मिशन में लगाकर भेजने वाले हो? तकरीबन 19 इंस्ट्रूमेंट्स
विल बी इंस्टॉल्ड। 19, जिसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मैंने नीचे लिखे हैं। जैसे पहला इंस्ट्रूमेंट है विश्वास। विश्वास इंस्ट्रूमेंट इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट करके बना रहा है? वी आर मेकिंग दिस विश्वास इंस्ट्रूमेंट along with the collaboration of Sweden। फिर बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रवि इंस्ट्रूमेंट। रवि इंस्ट्रूमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? रवि इंस्ट्रूमेंट का प्राइमरी गोल है वीनस के आइनोस्फीयर को स्टडी करना, टू स्टडी द आइनोस्फीयर ऑफ वीनस। फिर 11 क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्निंग लूनर सैंपल्स फ्रॉम सदर्न पोलर रीजन। सन के सॉरी चांद के सदर्न पोलर रीजन से लूनर सैंपल्स अगर हम ले भी आए तो उससे क्या मिलने वाला है हमें? इट कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू अर्ली सोलर सिस्टम। बिल्कुल, आप लोगों को अर्ली सोलर सिस्टम कैसा था ये जानने में मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ वाटर ऑन मून। बिल्कुल मिलेगी। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर लूनर मिशंस। सर, सारी चीजें मुझे करेक्ट लग रही है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारी ही चीजें मतलब हमको हेल्प मिलेगी हमारे इस लूनर मिशन से, चंद्रयान 4 से। अच्छा, कितना एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है एस्ट्रोनॉट्स का? मतलब जब हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा तो एस्ट्रोनॉट वहां पर कब तक रह सकते हैं? मतलब कितने दिनों का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन होगा एस्ट्रोनॉट का? 20 डेज यहाँ पर बताया गया है। और कौन सा रॉकेट हम लोग यूज करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल्स को लॉन्च करने के लिए? मैं आपको पहले ही बता दूं, पीएसएलवी एसएसएलवी जैसे रॉकेट यूज नहीं हो सकते हैं। मॉड्यूल्स बहुत ही हैवी होते हैं, और हैवी चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए इंडिया जीएसएलवी मार्क 3 यूज करता है। ठीक है जी। एंड इसमें ना तो केवल कैपेसिटी है ज्यादा जो लोड कैरी करने की, बट इसमें फ्यूल कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वीनस ऑर्बिटर मिशन फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम। भाई, वीनस ऑर्बिटर मिशन का हमारे स्पेस प्रोग्राम से क्या लेना देना है, क्या सिग्निफिकेंट है हमारे स्पेस प्रोग्राम में? पहला कि इट विल हेल्प इंडिया गेन एक्सपीरियंस इन द इंटर प्लेनेटरी मिशन। इंटरस्टेलर कह लो या इंटर प्लेनेटरी कह लो, बिल्कुल इंडिया को एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरे को लगता है मिलेगा सर। क्योंकि जब मार्स को भेजा था हमने अपने मिशन मार्स को, तब भी हमको काफी अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ था। इट कैन ऑल्सो हेल्प इंडिया स्टडी अ प्लैनेट क्लोजर टू द अर्थ। बिल्कुल सर, आपको पहले ही बता दूं इस पॉइंट का मतलब वो क्या बोल रहा है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, और अर्थ जो है वो 2 प्लैनेट्स के बीच में है, मार्स एंड वीनस। आपको बता दूं सबसे नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज नॉट मार्स बट वीनस। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे करेक्ट लग रहा है। इट विल हेल्प इंडिया डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं इस मिशन के सक्सेस के बाद, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉन्च व्हीकल फॉर वीनस ऑर्बिटर मिशन। भाई, काफी हैवी रहेगा ये मिशन, और वीनस तक जाना है। जब इंटर प्लानिटरी मिशन या इंटरस्टेलर मिशन हम लोग लॉन्च करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि बड़ा रॉकेट लॉन्च करें जिसमें फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा हो। वो तो हमारा मार्स मिशन में भाई हम लोगों ने देखा कि उस समय जीएसएलवी रॉकेट हमारा तैयार नहीं था, तो पीएसएलवी की ही हमने मदद ली, और पीएसएलवी से भी हम लोग उसको लॉन्च करने में ना तो केवल सक्सेसफुल रहे बट मार्स तक पहुंच गए हम लोग। बट यहाँ पर हम लोग इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो जीएसएलवी मार्क 3 ही यूज करेंगे हम यहाँ पर भी। अच्छा, चाइना का एक मिशन है बेटा, चांगी 6 मिशन। आपको बता दूं चाइना के मिशंस में जो रॉकेट इस्तेमाल होता है वो लॉन्ग मार्च है। चाइना अक्सर एक रॉकेट यूज करता है, दैट इज लॉन्ग मार्च। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये लॉन्ग मार्च रॉकेट कौन यूज करता है, चाइना यूज करता है। तो चाइना का चांगी मिशन लॉन्च हो चुका है, ये भी आपको बता दूं। तो चाइना के चांगी मिशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है वैसे यार? चाइना के चांगी मिशन का भी प्राइम ऑब्जेक्टिव लूनर सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस अर्थ लाना है। और कौन सी साइड से लूनर सैंपल्स को ये लेकर आएगा? फार साइड ऑफ मून। फार साइड, जैसे कि मैंने बोला मून की 2 साइड्स होती हैं, फार और नियर। नियर साइड तो हमको दिखती है, फार साइड हमको नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज द फार साइड ऑफ द मून रेफर टू एज डार्क साइड। भाई, जो चीज आपको दिखेगी नहीं तो उसको तो डार्क साइड ही बोलोगे ना। तो फार साइड को डार्क साइड इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है अर्थ से। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चांगी मिशन? ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट चाइना, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और चांगी मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेटा चांगी मिशन का जो सिग्निफिकेंस है मैं ये भी बता दूं, ये पहला ऐसा मिशन होने वाला है दुनिया का जो कि मून की फार साइड से सैंपल्स को लेकर आएगा। मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज द फर्स्ट मिशन ऑफ द वर्ल्ड टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ मून, द मून और द लूनर सरफेस फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। तो मून की फार साइड से लूनर सैंपल्स को ये कलेक्ट करके लेकर आने वाला है। इसी के साथ इस सेकंड पैसेज हो जाता है यहाँ पर दोस्तों खत्म। आइए दोस्तों बात करते हैं पैसेज नंबर 3 की। पैसेज नंबर 3 में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल के ऊपर एक पैसेज आपके सामने है। आपको बता दूं
सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, ये दोनों वैसे भेजे गए थे 71/72 एक्सपीडिशन पर टू आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस है और उनको वहां पर भेजा गया था जस्ट फॉर 8 डेज। वो बात अलग है कि जो जिस मिशन पर ये दोनों गए थे उसका नाम था स्टार लाइनर मिशन। स्टार लाइनर ही नाम है स्पेसक्राफ्ट का। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट वाज एक्चुअली मेड बाय द कंपनी बोइंग। दिस मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट इज द कंपनी कॉल्ड बोइंग, अमेरिकन कंपनी बोइंग। और एक कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नासा बोइंग के साथ मिलकर चला रहा था, जिसके अंतर्गत अंडर विच द स्टारलाइनर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड। स्टारलाइनर मिशन का जो एम था वो ये था कि बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से कोई भी बहुत ही कम सस्ते में आईएसएस तक एस्ट्रोनॉट्स को ले आप लोग छोड़ सके और आईएसएस से एस्ट्रोनॉट को वापस ला सके। वो बात अलग है कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट वॉल में कुछ इशू की वजह से ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ये आईएसएस में अटक गए हैं इस बार। और 8 डेज का इनका स्टे जो है वो एक्सटेंडेड स्टे 8 महीने का हो गया। अब इनको वापस ये समझ लीजिए कि फेब्रवरी तो अपना 2025 में इनको वापस लाया जाएगा। एंड द नासा हैज सेड दिस इन अ स्टेटमेंट दैट both of the astronauts will be brought back next year in February by using SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। कहा गया यहाँ पे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑफ स्पेसएक्स। ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है ये स्पेसएक्स का है, आपको बता दूं। और इस स्पेसक्राफ्ट में दो और स्पेसएक्स के क्रू मेंबर्स यहाँ पर जाएंगे। तो ये स्पेसएक्स का वैसे तो 9th मिशन होगा, बट ये नासा के साथ आपको देखने के लिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने का ये मिशन तो फरवरी 2025 में जाने वाला है। तो आइए इस पैसेज को एक बार क्वेश्चन से कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्टारलाइनर मिशन। प्राइमरी गोल यहाँ पर केवल स्पेसक्राफ्ट की एबिलिटी को टेस्ट करना है कि क्या वो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऊपर या नहीं, कि उनसे वापस उनको वहां से ला सकता है या नहीं। इस मिशन के लॉन्च करने में इसको और इसमें बाकी के जो इश्यूज आ रहे थे वो सब इश्यूज इसके सेफ्टी वॉल्व से आ रहे थे। मैं ये भी आपको बता दूं, तो सेफ्टी वॉल्व का सारा इशू है। हर स्पेसक्राफ्ट में आप ऑक्सीडाइजर्स लगाकर भेजते हैं, ऑक्सीडाइजर जो कि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखते हैं, और ऑक्सीजन से ही कंबशन और प्रोपल्शन हो सकता है। तो स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर्स का क्या रोल है? ऑक्सीडाइजर्स दे हेल्प इन combustion and propulsion. So this is important. How long was the Starliner spacecraft originally planned to be docked to the ISS? इसको ओरिजिनली कितने दिनों के लिए भेजा गया था? ओरिजिनली इट वाज सेंट फॉर 8 डेज। और स्टारलाइनर मिशन नासा के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बोला इट प्रोवाइड्स अ बैकअप ऑप्शन फॉर नासा। क्यों? क्योंकि नासा हैज टू रिलाइंट ओनली ऑन वन कंपनी फॉर सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू ISS, दैट इज SpaceX. So apart from SpaceX, now NASA will have a backup option too. That apart from NASA, NASA can contact companies like Boeing if they really want to send some astronauts to International Space Station. It also helps NASA to reduce its resilience on single company. जैसे कि मैंने बोला था, apart from SpaceX, there is no commercial company which is capable of sending astronauts to the space. और third, मतलब it allows NASA to focus on rather deep space exploration. तो NASA अपना deep space एक्सप्लोरेशन वाला प्रोजेक्ट ज्यादा सीरियसली देख पाएगा, एंड ऑल दिस पेटी टास्क विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस कंपनीज लाइक SpaceX एंड बोइंग। तो बेटा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक 24 आवर रिवॉल्व करने वाली बॉडी है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, इन प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट आर ऑफ 3 kinds: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो इस स्पेसक्राफ्ट को लेके जाना था ये लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाना था, एंड द लो अर्थ ऑर्बिट इज an orbit which is situated at an altitude of 2000 kilometers. स्टारलाइनर मिशन को डेवलप किया है बोइंग ने, और आपको बता दूं स्टारलाइनर मिशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स विच कैन बी एकोमोडेटेड दे आर 7। और पहली कंपनी जिसने ISS तक कार्गो डिलीवर भी किया था, वहां से वापस लेकर भी आए थे, और पहली कंपनी जिसने ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट भी किया था ISS और वहां से वापस भी लेकर आए थे। ये दोनों क्वेश्चंस में वो प्राइवेट कंपनी की बात पूछ रहा है। नासा इज नॉट अ प्राइवेट एजेंसी, इट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। तो इट इज द क्वेश्चंस आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट एजेंसीज। तो विच प्राइवेट एजेंसी वाज द फर्स्ट टू डिलीवर द कार्गो टू एंड फ्रॉम ISS एंड वाज आल्सो द फर्स्ट टू ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस टू एंड फ्रॉम ISS? दोनों का आंसर यहाँ पर SpaceX है बेटा। SpaceX ये काम कर चुकी है। इसने मैंने बोला कि नासा इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ न्यू प्लेयर which is capable
which is as capable as SpaceX. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सटेंडेड स्टे ऑफ सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर? सबसे सिंपल बात सर, स्टारलाइनर मिशन जो है इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिली। ये स्टारलाइनर मिशन ही इनको एकोमोडेट करने में डिले दिखा रहा था। इसके वॉल में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसलिए इसको यूज करना दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरे से खाली नहीं था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट कैन बी यूज्ड इज 10। आपको बता दूं इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यू कैन यूज दिस स्पेसक्राफ्ट फॉर 10 टाइम्स। और नासा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नासा इज कोलैबोरेटिंग विद बोइंग, अंडर अ प्रोग्राम कॉल्ड कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नासा ने क्यों शुरू किया था? ताकि स्पेस फ्लाइट का कॉस्ट वो रिड्यूस कर सके, बिल्कुल। कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर सके, बिल्कुल। और एक नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम है जो कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। और इसी स्पेस शटल प्रोग्राम में जो नासा है ना, वो फ्लाइट्स भेजता है आईएसएस, मतलब आईएसएस तक एस्ट्रोनॉट्स भेजता है और उनको वापस लेकर आता है। तो ये जब स्पेस शटल मिशन जो है नासा का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो नासा विल हैव टू रीस्टार्ट इट अगेन। तो अगर नासा ये काम करेगा तो फिर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में नासा अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगा पाएगा। तो ये छोटे मोटे काम, इट इज ऑलवेज बेटर टू ऑफसेट दोस टास्क टू सम कमर्शियल कंपनीज। तो कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन ऐसे में काफी आगे बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका इज अ कैपिटलिस्टिक कंट्री, बिलीव्स इन ऑल दिस थिंग्स, अपना ऑल दीज थिंग्स। और इसके साथ साथ आईएसएस का एक कॉन्टिन्यूड एक्सेस भी नासा का बना रहेगा, इवन इफ द नासा इज नॉट सेंडिंग द एस्ट्रोनॉट्स बाय ऑल, क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स ऑल बाय इटसेल्फ, बट द एस्ट्रोनॉट्स आर बीइंग सेंट बाय सम अमेरिकन कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही पॉइंट्स करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। स्टारलाइनर मिशन के लिए कौन सा रॉकेट यूज किया गया था बेटा? इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, फैल्कन 9 और एटलस। ये रॉकेट्स हम लोग यूज करते हैं अमेरिका में, बट इसके लिए फैल्कन 9 नहीं, एटलस 5 रॉकेट को यूज किया गया था। स्टारलाइनर मिशन को लॉन्च कहां से किया गया था बेटा? केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, यहां से इसको लॉन्च किया गया था। हेडिंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ पैसेज। फोर्थ पैसेज अगर आप देखें तो आपको बता दूं, इसरो इसरो ने अभी एक हाल फिलहाल में पैक्ट साइन किया है एक्सियम स्पेस कंपनी के साथ। कंपनी का नाम है एक्सियम स्पेस। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अभी एक्सियम स्पेस कंपनी एक मिशन लॉन्च करेगी विच इज कॉल्ड एक्सियम 4, एंड दिस मिशन विल टेक सम एस्ट्रोनॉट्स टू आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और यहाँ पर इंडिया इसरो की तरफ से एक एस्ट्रोनॉट इस मिशन में बैठ के जाने वाला है। आई सेड वन एस्ट्रोनॉट। अब एक क्यों? क्योंकि हमको पता है कि दिसंबर 2024 नहीं तो 2025 में इसरो भेजने वाला है गगनयान, पहली बार एस्ट्रोनॉट स्पेस में। तो भेजने से पहले किसी ना किसी एस्ट्रोनॉट को तो कुछ नॉलेज बिफोर हैंड होनी चाहिए ना, ताकि वो बाकी सबको मैनेज कर पाए। अब हम लोगों ने एक्सियम स्पेस के साथ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ये, इनके साथ क्यों पैक्ट साइन किया? क्योंकि एक्सियम स्पेस हालांकि ऑपरेट करेगा पूरा मिशन एक्सियम 4 का, बट अकेले नहीं। एक्सियम स्पेस इस एक्सियम 4 मिशन को ऑपरेट करने वाला है इन कोलैबोरेशन विद नासा। तो नासा यहाँ पर कहीं ना कहीं है, इसलिए इसरो को यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा एस्ट्रोनॉट से कुछ होगा नहीं। तो इसरो ने 4 लोगों को भेजा था ट्रेनिंग पर रशिया, अगर आपको याद आ रहा हो 4 एस्ट्रोनॉट वहां से वापस भी आए थे। इन चारों में से 2 के नाम इसरो ने अनाउंस कर दिए हैं, शुभांशु शुक्ला जी और प्रशांत बालाकृष्णन नायर जी। और इसमें से किसी एक को भेजना है ना अब एक्सियम 4 में, तो वो एक है शुभांशु शुक्ला। और अगर बाई चांस शुभांशु शुक्ला किसी कारण से नहीं जा पाते हैं तो इन बैकअप यू हैव बालकृष्णन नायर। तो बालकृष्णन नायर हैज बीन सेलेक्टेड एज अ बैकअप। तो ये पैसेज पूरा उसके ऊपर ही है। आइए बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन दैट विल टेक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू आईएसएस एक्सियम 4? Which space agency is collaborating with ISRO for this mission? NASA. Who is the prime astronaut selected for the mission? Subhanshu Shukla. Which company is operating the Axiom 4 mission? Operator अभी मैंने आपको बताया था Axiom Space ही है। Which rocket will be used as a launch rocket for Axiom 4? यहाँ पर Atlas rocket को यूज नहीं किया जाएगा, Axiom 4 के लिए Falcon 9 रॉकेट को यूज किया जाएगा। कितने दिनों के लिए Axiom 4 मिशन को यहाँ पर भेजा जा रहा है? फॉर हाउ मेनी डेज? 14 days। जैसे स्टारलाइनर मिशन वाज सेंट ओरिजिनली फॉर 8 days, बट आई बिलीव कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आए। एक पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया, एक्सियम 4 क्रू में एक तो इंडियन क्रू भी है, इंडियन क्रू से एक मेंबर जाएगा, और इंडिया के साथ साथ एक पोलैंड का भी एस्ट्रोनॉट जो है वो यहाँ पर इनके साथ ट्रेवल करने वाला है। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन एस्ट्रोनॉट का? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग, सॉरी, व्हाई वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सियम 4 मिशन? बेटा सिंपल सिंपल सी चीज, वी वांट टू गेन सम एक्सपीरियंस इन स्पेस फ्लाइट, राइट?
We want to test some new technologies, right? We want to conduct scientific experiments too. So all of these options are correct. Acha, where will the Indian astronauts undergo training for? Of course, Indian astronauts have already taken the training, but they will again go under training in USA. Of course, Russian training will not be considered good for this mission by America, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी है. What is the significance of this mission for India space program? भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये मिशन? Of course, it will demonstrate our capabilities in the space sector. Very good. Sir, it will also strengthen India as a player in international cooperation in space. Of course, that we are cooperating, we are ready to cooperate in the space sector internationally. And of course, it provides very valuable experience to the Indian human space flight missions, which are going in the future. So all of these options are very correct. What is the name given to the Indian astronauts selected for Gaganyaan program? Beta, यहाँ पर NASA के space travelers are called astronauts. Soviet Union and Russian space travelers are called cosmonauts. And we devised our own name for the Indian space travelers, that is called Gaganyatri. Which Indian astronaut crew will fly to the space, flied to the space under the Indo-Soviet mission? Beta, ये बात बहुत important है. We know that Rakesh Sharma is the one, and he went to the mission with the help of Soviet Union. He went to the space in 1984, I still remember. At that time, Indira Gandhi was the Prime Minister of India. तो राकेश शर्मा से पहले या इनके बाद कोई इंडियन गया नहीं ना, तो हमारे पास स्पेस फ्लाइट मिशन का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सियम स्पेस इन एक्सियम 4 मिशन? सर, ये यहाँ पर इस मिशन को ऑर्गेनाइज करने वाला है, केवल ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है, एंड दैट टू इन कोलैबोरेशन विद नासा. इसलिए हम लोगों ने अपने इतना बड़ा रिस्क लिया है, अपना एस्ट्रोनॉट यहाँ पर भेज रहे हैं हम लोग. Where this mission will be launched from? It will be launched from Kennedy Space Center. And what is the expected outcome of Indian astronauts participation in Axiom 4 mission? Why we are actually participating? Although I have also covered this same question earlier, but उसी question को पूछने का दूसरा तरीका है. Of course, increased international recognition for India's space program. After successfully doing this mission, India's space program will get international recognition. Of course, वो हमें वैसे भी मिल रहा है चंद्रयान 3 के बाद. वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा हम लोगों को इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए, जो कि हम फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, बिल्कुल मिलेगा. एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड सम साइंटिफिक एडवांसमेंट्स. वो तो हमेशा साइंटिफिक एडवांसमेंट तो हर मिशन के साथ होती ही होती है. तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. आई थिंक ये पैसेज ओवर हो गया. पैसेज नंबर 5, एंड दिस इज द लास्ट पैसेज फॉर टुडेज क्लास. आपको पहले बता दूं, इस पैसेज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक कंपनी है स्पेस मशीन्स, और इंडिया की तरफ से कंपनी है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. इन दोनों ने एक लॉन्च पैक्ट साइन किया है एक दूसरे के साथ, जिसमें 2026 में इंडिया का एक रॉकेट है SSLV. इस रॉकेट के ऊपर कुछ 450 kg का एक जो स्पेस क्राफ्ट है, या 450 kg का जो एक सैटेलाइट है, वो भेजा जाने वाला है. और स्पेस फ्लाइट का नाम है ऑप्टिमस. ऑप्टिमस, आपको पहले मैं बता दूं बेटा, ऑप्टिमस स्पेस फ्लाइट जो है वो स्पेस मशीन्स का है, और इसको भेजा जा रहा है ऊपर डेब्रिस मैनेजमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. और SSLV की खास बात क्या है? पहली बात तो ये SSLV का पहला कमर्शियल प्रोग्राम है. दिस विल बी द फर्स्ट कमर्शियल प्रोग्राम ऑफ SSLV. इससे पहले इसरो ने इस रॉकेट को कभी कमर्शियली यूज नहीं किया है. क्या इसरो ये सारे कमर्शियल एग्रीमेंट करता है? नहीं, कमर्शियल एग्रीमेंट इसरो की तरफ से NSIL करता है. NSIL ऑर्डर लेकर आता है इसरो के लिए कि सर ये रॉकेट लॉन्च करने हैं आपको, ये सैटेलाइट आप लोगों को स्पेस में भेजने हैं. इसरो बस उसको लॉन्च करता है, दैट्स इट. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दूं, ये SSLV का पहला कमर्शियल लॉन्च है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया का कमर्शियल मार्केट में, और खास करके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में हमारा नाम बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है. SSLV रॉकेट जो है ना, ये लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को प्लेस कर सकता है, वो भी बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर. जो SpaceX, जो नासा नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट. अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है यहाँ पर. तो गरीब देश भी हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर सेंडिंग देयर सैटेलाइट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट. मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेसिटी SSLV की 500 kg है, मैं आपको पहले ही बता दूं. तो आइए दोस्तों, कवर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस कंप्लीट पैराग्राफ. कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड स्पेस मशीन्स कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस मिशन? अच्छा, हमने नाम यहाँ पर नहीं कवर किया है.
इस पूरे की पूरे एग्रीमेंट को इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर स्पेस मैत्री नाम दिया है। दिस कंप्लीट मिशन हैज बीन गिवन अ नेम कॉल्ड स्पेस मैत्री। ठीक है। और विच कंट्री इज अ प्राइमरी पार्टनर ऑफ इंडिया इन दिस स्पेस मैत्री? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। What is the approximate weight of the Optimus spacecraft? 450 kg. I told you this. उसके बाद what is the primary focus of space मैत्री mission? भाई जब स्पेस मैत्री मिशन का प्राइमरी फोकस डेब्रिस मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन अगर लिखा हुआ है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, एसएसएलवी यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है और दुनिया के लिए मैं इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट मान रहा हूं? बेटा एसएसएलवी, दिस रॉकेट कैन बी असेंबल्ड इन जस्ट 72 आवर्स। इस रॉकेट को लॉन्च के लिए 72 आवर्स में तैयार किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू द अदर रॉकेट्स विच आर टेकिंग मोर देन 30 डेज। एक एक महीना रॉकेट असेंबल नहीं होते हैं, और हमारा ये रॉकेट 72 आवर्स में असेंबल हो जाता है। एक तो फास्ट और दूसरा अफोर्डेबल। एनएसआईएल की फुल फॉर्म बताइए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। प्राइमरी रोल क्या है एनएसआईएल का? कुछ नहीं है सर, स्पेस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करता है। सारे कमर्शियल एग्रीमेंट इसरो की तरफ से यही करता है। एसएसएलवी की मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेसिटी 500 केजी है, और एडवांटेज एसएसएलवी का ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट में आपकी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। इसरो के कौन से रॉकेट का सबसे हाईएस्ट पेलोड कैपेसिटी है इसमें से? देखो, पीएसएलवी यहाँ पर ऑप्शन में है, एसएसएलवी है और जीएसएलवी है, और बाकी नन ऑफ द अबव। आपको बता दूं, इसरो का सबसे ज्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी जीएसएलवी के पास है। हमने इसी को ऊपर कवर भी किया था कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन दोनों के लिए इसरो इसी रॉकेट को यूज करने वाला है ना। नाउ, मैत्री मिशन इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? ऑफ कोर्स इट विल स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन एज अ मेजर स्पेस पावर। बिल्कुल। It will also promote that India collaborates internationally in the space exploration, of course, because after Australia, such agreements can be signed with other countries as well. If all things go, if all the things go as per the plan, it also will demonstrate India's capability in launching the commercial satellites. I told you this. This is going to be the first commercial flight for SSLV. Of course, this point is correct too. So all of these points are correct. Now, the question can also ask you that what is the significance of this mission for Australia? Australia के लिए the significance is going to be all the same as that of India. Primary purpose क्या है Optimus spacecraft का? I told you, if debris management is not written, then technology demonstration would be the right option. Which organization is responsible for developing SSLV? Of course, ISRO is responsible. What is the approximate time taken to assemble SSLV? But 72 hours में complete SSLV can be assembled. What is the significance of Space Maitri mission? I was talking about this question now. What is the significance of Space Maitri mission for Australia? Of course, it will strengthen Australia's space capabilities, that Australia is also capable of doing some space things. It will promote Australia in international cooperation, that Australia also cooperates internationally. Very correct. It provides a platform from Australian researchers to conduct experiments. Of course, all of these options are very, very correct. Now, what is the role of NSIL in the space Maitri mission? देखिए, NSIL is not going to develop spacecraft, neither it is going to give you any kind of ground operations or analysis services. NSIL will just provide you launch services. That's it. What is the significance of first commercial launch of SSL? If this commercial launch goes successful, of course, more and more countries will come to us for SSL. So it will increase the commercial viability of our launch vehicle. It will open the new opportunities for ISRO, because I said more and more companies, more and more countries will come to get the SSLV services, and we can generate heavy revenue for that. It will also strengthen India's position as a global leader in the small satellite launch market. I told you in the beginning of the paragraph. So all of these options are very, very correct. Now, question number 18. What is the potential impact of Space Maitri mission on future relations between India and Australia? If all the things go as per the plan, of course, both the countries will collaborate more and more in space and technology. They are going to share their expertise and resources with each other, and they are going to perform such joint future space missions in the future. Of course, if all the things go as per the plan. So this is very, very correct. All the options are very, very correct for this question, and this is the end of this video. I hope you all have liked the video very much. And if you all were watching the video throughout the end, I would like to express my sincere gratitude to all of you. And dear, if you want to see such videos in future, it is my humble request to kindly press the subscribe button and also do press the bell icon,
so that if any video get uploaded over our channel, you guys are going to get the access to those videos instantly. So we'll see you in this in the next video so soon. This is Deepak Singhal signing off. Thank you.